Is it visible to you all? Yes, sir. Okay. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने रिसर्च के बारे में इंट्रोडक्शन सीखा था। उसमें आने वाले डिफरेंट डिफरेंट कुछ रिसर्च के टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, राइट। उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग कहीं पर कुछ चीज़ों के लिए या फिर किसी स्टडी के लिए हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम लोग वो एक्चुअल में किस चीज़ की रिलेटेड या फिर किस रिलेवेंस के रिलेटेड या फिर किस तरीके से रिलेटेड हम लोगों को वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करना है। उसके लिए स्पेसिफिकली हम लोगों को डिज़ाइन करना होता है या डिफाइन करना होता है रिसर्च प्रॉब्लम। एक्चुअली व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो बेसिकली सिंपली अगर हम लोग कहें तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन दैट अ रिसर्चर वांट्स टू आंसर और अ प्रॉब्लम दैट अ रिसर्चर वांट टू सॉल्व। मतलब रिसर्चर यहाँ पर कौन होगा, ये रिसर्चर जो है ये रिसर्चर यहाँ पर कौन होगा, वी जो हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसे हम लोग रिसर्चर कहते हैं। ऐसे रिसर्चर जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स को इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिन्हें हम लोग आंसर करना चाहते हैं। Specifically, what is research problem? The identification and a formulation of a research problem statement is the first step of the research process. हम लोगों ने previous lectures में research process सीखा था। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब क्या? प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब गिवन पर्टिकुलर जो एरिया, जो सब्जेक्ट एरिया हमारे स्टडी के लिए पर्पस के लिए होगा, उसे हम लोगों को उस पर्टिकुलर एरिया में जो कोई भी आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने किए होंगे रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम से, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनमें से हम लोग कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम वहां पर चूज करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड हम लोग आगे जाके पर्टिकुलर स्टडी कंडक्ट करेंगे, रिसर्च कंडक्ट करेंगे। जो डेटा कलेक्ट करेंगे उन डेटा हम लोगों को कलेक्ट करके हम उसे एनालाइज करेंगे, पहले हम उसे स्क्रूटिनी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, चॉइस करेंगे, देन एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद जो कोई भी फाइंडिंग्स हम लोगों को मिलेंगी उन फाइंडिंग्स के बेसिस पे हम लोग हमारे सजेशंस वहां पर एज अ स्टडी का आउटपुट हम लोग वहां पर आंसर के तौर पे वहां पर प्रेजेंट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से देखेंगे या फिर किस तरह से इसे पर्टिकुलरली हम लोग फ्रेम करते हैं, ये हम लोग को रिसर्च प्रॉब्लम में सीखना है, राइट। Normally, it is believed that the selection of a good research problem is a discovery in itself. Obviously, अगर हम लोग as a फाइनेंशियल मार्केट के स्टूडेंट्स हैं और फाइनेंशियल मार्केट के स्टूडेंट्स को सेमेस्टर 6 के लिए हम लोगों को रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट करना है या रिसर्च प्रोजेक्ट एज अ ब्लैक बुक वहां पे सबमिट करना है फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पर्पज, राइट। तो टॉपिक सिलेक्शन उस पर्टिकुलर ब्लैक बुक के लिए, उस पर्टिकुलर स्टडी के लिए जो टॉपिक सिलेक्शन होगा वो हम लोगों के लिए होगा एज अ रिसर्च प्रॉब्लम, राइट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल मार्केट ये हमारा वास्ट एरिया है या फिर ये हमारा कोर्स है। उस फाइनेंशियल मार्केट में से अगर हम लोगों को रिसर्च कंडक्ट करना है तो हमें हमारी एरिया, हमारे स्कोप को नैरो करना होगा। हम लोग एंटायर फाइनेंशियल मार्केट को एक ब्लैक बुक के तौर पे वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं तो हम लोगों को स्पेसिफिक एरिया में जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं उन्हें पहले शॉर्टलिस्ट करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मार्केट में से अगर हम लोग स्टॉक मार्केट अगर सिलेक्ट करते हैं या फिर इक्विटी मार्केट सिलेक्ट करते हैं, तो इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट में आने वाले डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, जिनमें आने वाले प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सभी को हम लोग और शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर प्राइमरी मार्केट में आने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होंगे उन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को हम लोग स्टडी करेंगे। उनमें से आने वाले जो एक्सपेक्टेड सिलेक्टेड टॉपिक पे हम लोग स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं या फिर प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करके उन पे सॉल्यूशन दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। तो दैट विल बी द आर रिसर्च प्रॉब्लम, राइट। ये रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट
या फिर एंटायर रिसर्च, ये किस पे डिपेंड होता है? तो इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होता है ये हम लोगों ने इससे पहले स्टडी की है, जैसे कि स्किल्स, नॉलेज, इंटरेस्ट, एक्सपर्टाइज, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, किसकी? तो जो हमारे रिसर्चर है उसकी, राइट? तो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसे रिसर्चर स्टडी करने वाला है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, इंटरेस्ट के लिए, अगर फाइनेंशियल मार्केट का स्टूडेंट हो और उसे मैंने कहा कि साइंस में जाके मॉलिक्यूल की स्टडीज करो, उसका इंटरेस्ट होगा तो ही वो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। उसके पास वो स्किल्स होगी या नॉलेज होगा तो ही वो पर्टिकुलर रिसर्च को इफेक्टिव रिसर्च कंडक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ओवरऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड एज अ रिसर्च प्रॉब्लम। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन सिंपली यहां पर दी हुई है, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम्स to be addressed and indicates the need for the study through through the development of the argument. In other words, the problem statement presents the topic under the study, provides a rationale for the choice of the topic, represents a synthesis of the fact and the theory of a direct selection of the design. रिसर्च डिजाइन इससे पहले हम लोगों ने सीखा है। इस पर्टिकुलर रिसर्च डिजाइन के लिए जो मेन क्रक्स होता है, जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एंटायर रिसर्च के लिए जो स्टडी होती है, वो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेजुएशन लेवल प्रोग्राम्स ऑन अ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू मुंबई रीजन। ये जो एंटायर टाइटल है, ये पर्टिकुलर टाइटल हमारे रिसर्च का है, हमारे स्टडी का है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा? देयर इज अ नो लिंकेज बिटवीन द करिकुलम, एकेडमिक करिकुलम एंड द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स। ये हमारा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो आइडेंटिफाई करते वक्त पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स जो होंगी, उसके लिए जो एग्जिस्टिंग पास आउट कैंडिडेट्स होंगे, वो पास आउट कैंडिडेट्स जब एक्चुअली मार्केट में, एक्चुअली फील्ड में वहां पर काम करेंगे, तब उन्हें वहां पे जो करिकुलम और एक्चुअल में जो नीड है, उन दोनों में जो डिफरेंसेस है वो पता चलेंगे। देन वो विल बी आर रिस्पोंडेंट्स। अब ये रिस्पोंडेंट्स कौन होंगे? तो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, जो एग्जिस्टिंग है वो, और जो पास आउट है वो, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो। ये हमारे सभी जो होंगे, ये हमारे रिस्पोंडेंट्स होंगे। और उनके जो लिंकेजेस है या फिर नहीं है, तो वहां पे पर्टिकुलर एकेडमिक या करिकुलम जो हमारा या सिलेबस जो है वो सफिशिएंट नहीं है, ऐसा हमें खुद को एज ए रिसर्चर लगता है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ। तो इन सभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को, इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर डिफरेंट स्टडीज सिलेक्ट करना या ऑब्जेक्टिव सेट करना, इस तरह की अलग अलग स्टेप्स आगे हम लोगों को रिसर्च प्रॉब्लम की स्टेप्स में, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट की स्टेप्स में देखनी है। एवरीवन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्लियर? यस सर। ओके, अब रिसर्च प्रॉब्लम फ्रेम करते वक्त किस तरह से फ्रेम होगा? रिसर्च प्रॉब्लम मतलब क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया। इसे फ्रेम करते वक्त अलग अलग स्टेप्स, ये स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं। पहली स्टेप होती है आइडेंटिफाई अ ब्रॉड स्टडी एरिया। जैसे कि मैंने कहा, अगर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के स्टूडेंट हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट में हम लोगों को रिसर्च कंडक्ट करना है, तो वो एरिया हम लोग वहां पे क्लासीफाई करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में या सब एरियाज में डिवाइड करेंगे, जो हमारी सेकेंड स्टेप होगी। थर्ड स्टेप क्या है कि जो हमारी नॉर्मल मोस्ट इंटरेस्टेड एरियाज जो होंगे, या जहां पर हम लोगों को प्रॉब्लम्स को स्टडी करने में ज्यादा आसानी हो सकती है, या जो स्किल्स हमारे पास में होंगे, उसके बेसिस पे हम लोग एग्जैक्टली मोस्ट इंटरेस्टेड या मोस्ट सुटेबल एरिया हम लोग सिलेक्ट करेंगे। कौन से एरियाज में? जो हम लोगों ने सब एरियाज में डिवाइड किए होंगे।
नेक्स्ट क्या होगा, तो हम लोग रिसर्च क्वेश्चन रेज करेंगे। ये रिसर्च क्वेश्चन कब रेज होगा, तो जब हम लोग हमारे एरिया या फिर इंटरेस्ट या स्किल्स के बेसिस पे सिलेक्ट किए हुए सब एरियाज में से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को जनरली या फिर आइडेंटिकली या फिर बेसिक पायलट स्टडी हम लोग वहां पे करेंगे, राइट। तो उसके बेसिस पे हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, तो हमारे रिसर्च के क्वेश्चन को रेज करेंगे। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो रिसर्च क्वेश्चन होगा, उसे कंडक्ट करने के लिए या आंसर करने के लिए जिस तरीके से हमारी स्टडी होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी। उन ऑब्जेक्टिव्स को असेस करेंगे, डबल चेक करेंगे और हमारा स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कंप्लीटली फॉर्म करेंगे। ये 7 स्टेप्स हमें रिसर्च प्रॉब्लम के स्टेटमेंट फ्रेमिंग में यहां पर यूजफुल होती है। पहली स्टेप जहां पर दी हुई है उसमें लिखा हुआ है, रिसर्च इज ऑलवेज स्टार्ट्स with identifying a broad research area depending on the interest, knowledge, specialty and the profession of the researcher. The area can further be split into various topics. For example, a student of a financial market, you might like to conduct the research on a subject area relating to the equity market or a commodities market. ब्रॉड एरियाज में भी जो हमारे सब एरियाज है, तो उसमें से इक्विटी या कमोडिटी मार्केट हम लोगों को अलग अलग हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए ब्रॉड एरिया हुआ, राइट। सेकेंड स्टेप जो है वो क्या दी हुई है, द डिसाइड द ब्रॉड एरियाज इनटू सब एरियाज। इन दिस स्टेप द ब्रॉड एरिया कैन बी नैरोड डाउन इनटू अ स्पेसिफिक सब एरियाज। रिसर्चर मतलब जो स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो इंडिविजुअल होंगे जो इस तरह की स्टडीज कंडक्ट करने वाले, कैन डेवलप एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द सब एरियाज फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। फॉर एग्जांपल, स्टॉक एक्सचेंजेस, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, शेयर कैपिटल या फिर डिबेंचर्स या फिर एनीथिंग एल्स, जो हमारे इक्विटी मार्केट के ब्रॉड एरिया को वहां पे सब एरियाज में डिवाइड करेगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, तो जो हमारे मोस्ट इंटरेस्टेड एरियाज होगा, तो गिवन एरिया जो हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए थे तो या फिर डिसाइड किए थे, उनमें से सपोज हम लोगों को स्टॉक एक्सचेंजेस या फिर प्राइमरी मार्केट, इन दोनों में से कोई एक ज्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है या फिर ज्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो उसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसे फिर बाद में हम लोग आगे जाके नेक्स्ट, इट इज neither advisable nor feasible to the study all sub areas, जो हम लोगों ने डिवाइड किया तो उन सभी को अगर सब हम लोग स्टडी करने जाए तो नॉट पॉसिबल। आउट ऑफ दिस लिस्ट द सिलेक्शन ऑफ इश्यूज और सब एरियाज ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डन। वन वे टू डिसाइड व्हाट इंटरेस्ट द रिसर्चर मोस्ट इज द टू स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एलिमिनेशन प्रोसेस मतलब नॉर्मली जिस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता हो तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं कि आंसर कौन सा नहीं हो सकता है। सिमिलरली गिवन सब एरियाज में से हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल नहीं यार ये हमें पसंद नहीं है तो जान दो, इसको छोड़ दो। प्राइमरी मार्केट हाँ हो सकता है लेकिन फिर भी ठीक है, नॉर्मल है। स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं, ये तो फिर ब्रॉड एरिया होगा। तो कौन सा बचा, तो सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट पे हम लोग स्टडी करेंगे। इस तरह की एलिमिनेशन प्रोसेस करके हम लोग उन सब एरियाज में से मोस्ट इंटरेस्टेड या फिर मोस्ट सुटेबल फॉर अस जो एरिया होगा उसे सिलेक्ट करेंगे। एलिमिनेशन कैन कंटिन्यू अंटिल अ सब एरिया दैट इज मैनेजेबल इज फाउंड। इस तरह के अलग अलग एलिमिनेशन हम लोग कंसिडरिंग करते रहेंगे। द टाइम अवेलेबल, जितना हमारे पास में टाइम है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को कहा कि 1 महीने में आपको रिसर्च कंप्लीट करना है, तो 1 महीने में जो फटाक से रिसर्च या फिर डेटा कलेक्शन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, साथ ही साथ में उस डेटा का एनालिसिस, देन फॉर्मुलेशन, देन कंप्लीट एंटायर ब्लैक बुक कंप्लीट करके देना या रिसर्च पेपर कंप्लीट करके देना, ये कंप्लीट अगर 1 महीने के ड्यूरेशन पे करना है तो आप क्या करोगे, जितना छोटा से छोटा एरिया होगा उसे आप लोग सिलेक्ट करोगे। एरिया ऑफ स्टडी और एरिया ऑफ रिसर्च ये दोनों अलग अलग है, राइट। तो एरिया ऑफ स्टडी मतलब क्या, कि जो हम लोग एक्चुअल में रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं वो, राइट।
और जहां पर जिस रीजन में कंडक्ट करने वाले हैं वो, ये दोनों एरियाज में क्लासीफाई होते हैं। लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज के बेसिस पे या फिर ओवरऑल में से हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट हम लोग वहां पे सिलेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप के बाद में नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है विच इज रिलेटेड टू द रेज द रिसर्च क्वेश्चन। अब रिसर्च क्वेश्चन कैसे मिलेगा? रिसर्च क्वेश्चन के लिए जो आप लोगों ने सिलेक्ट किए हुए सब टॉपिक्स या सब एरियाज हैं उनमें से हम लोगों को कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो वहां पे उस एरिया में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें या फिर वहां पे जो ऑलरेडी इन्वॉल्व है वो फेस कर रहे हैं, ऐसे सभी को हम लोग वहां पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या इस तरह का रिसर्च क्वेश्चन हम लोग जनरेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल कोविड-19 की सिचुएशन में जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स या शॉप ओनर्स हैं, उन्हें डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे, राइट? ये ओवरऑल हम लोगों ने सब नैरो करके सब लास्ट में जो हमारा सब एरियाज है वो सिलेक्ट किया कि स्मॉल शॉप ओनर्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे या शॉपकीपर्स या शॉप्स हम लोग रिस्पॉन्डेंट्स के लिए लेंगे। लेकिन किस चीज के लिए? तो पर्टिकुलर कोविड-19 के लिए या फिर उस जो रेगुलेशंस या रूल्स हैं या फिर जो पाबंदी है तो उनके बेसिस पे उन्होंने किस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स वहां पे फेस किए हैं उसे आइडेंटिफाई करना और फिर बाद में उसे समराइज करना, ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है। तो उन्होंने प्रॉब्लम फेस किए हैं, ये एक्चुअल में वहां पे सिचुएशन है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे ये हमें जानना है, राइट? तो जो जानना है वो हमारे लिए रिसर्च क्वेश्चन होगा। तो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्मॉल शॉप ओनर्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड, राइट? ये हमारा रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन होगा। At this step, the questions like what is it that I want to find out about in this sub area, हमें उस पर्टिकुलर सब एरिया में क्या फाइंड आउट करना है वो हमारे लिए रिसर्च क्वेश्चन होगा। और ये कौन किससे पूछेगा? ये रिसर्चर अपने आप से पूछेगा कि एक्चुअल गिवन एरिया में हमें क्या सीखना है या फिर क्या वहां पे जानना है, किस रिलेटेड हमें स्टडी करनी है। Researcher can ask important question about a chosen sub area which need to be answered in research। अब इस तरह के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? एक खुद से पूछेंगे कि हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा जो फाइंड आउट करना है उससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी होगी। ये सभी चीजें हम लोगों को 4 स्टेप में वहां पे कंडक्ट करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है। जैसे ही हम लोग इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस के सेट्स बना के या प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सेट्स बना के हमारे पास में रेडी होता है, उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्या है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मतलब पर्टिकुलर रिसर्च में हम लोगों को क्या करना है, उस पर्टिकुलर रिसर्च से हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स अटेन होने वाले हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड ही होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल what are the problems faced by the shop owners? ये हमारा प्रॉब्लम, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द शॉप ओनर्स, स्मॉल शॉप ओनर्स, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। लेकिन पर्टिकुलर रिसर्च कंडक्ट करते वक्त हम लोगों को डिफरेंट वहां पे ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वहां पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। से फॉर एग्जांपल टू फाइंड आउट द बैरियर्स or to find out the rules and regulations during which are harmful to the small shop owners during this period, right? ये पहला ऑब्जेक्टिव। कोविड-19 में जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो कुछ चीजों के लिए अच्छे थे, कुछ चीजों के लिए नहीं अच्छे थे। तो इससे स्मॉल शॉप ओनर्स के लिए कौन से एडवर्स रूल्स थे वो हमें फाइंड आउट करना है। ये एडवर्स रूल किससे पता चलेंगे? जिन्होंने फॉर्म किए या जिन्होंने रूल्स बनाए उनसे, या फिर जिन्होंने उन रूल्स को फेस किया उनसे। ऑब्वियसली स्मॉल शॉप ओनर्स है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। टू डिटरमाइन, टू असर्टेन, टू एग्जामाइन, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड फॉर्म करेंगे, राइट? इस तरह के कुछ वर्ड्स वहां पर हम लोग फाइंड ले सकते हैं, राइट? तो
इस सभी वर्ड्स को बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करते हैं जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए या फिर उसे स्टडी करने के लिए काम करेंगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल टू स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड, ये पहला ऑब्जेक्टिव। सेकेंड थिंग, टू आइडेंटिफाई द स्मॉल शॉप ओनर्स who face the problems. Next thing, to identify the small shop owners who did not face the problems, right? इस तरह के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके बेसिस पे हम लोग क्या फ्रेम कर सकते हैं, हाइपोथेसिस, जो हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं, राइट। तो इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को एक बार हम लोगों ने फ्रेम कर लिया, उसके बेसिस पे उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को असेस करना होता है। क्या करना है इस स्टेप में, तो रिसर्चर शुड एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव्स टू ascertain द फिजिबिलिटी ऑफ अचीविंग देम थ्रू द रिसर्च एंडेवर, कंसीडर देम इन द लाइट ऑफ द टाइम, रिसोर्सेस एंड द टेक्निकल एक्सपर्टाइज एट अ डिस्पोजल। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द स्टडी। एक्चुअल में जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स सिलेक्ट किए होंगे, उन सभी ऑब्जेक्टिव्स में से जब हम लोग एक्चुअल में स्टडी करेंगे तब वहां पे सारे ऑब्जेक्टिव्स अटेन होना या फिर अचीव होना जरूरी होता है। ऐसे सभी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं या नहीं, ये दोनों भी हम लोगों को वहां पे असेस करना है। फॉर एग्जांपल, स्मॉल शॉप ओनर्स से हमें रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं, उनसे ये सभी डेटा मिल सकता है क्या, पहली चीज तो ये। सेकेंड थिंग, अगर ऐसा डेटा मिलता है तो उस पर हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं क्या। उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए अगर हम लोगों को जो एरिया ऑफ स्टडी है वो ओवरऑल मुंबई रीजन है, और मुंबई रीजन हमारा बहुत बड़ा है, तो इतने सभी बड़े पॉपुलेशन को हम लोग अटेंड नहीं कर सकते। तो सैंपल जो हम लोग लेंगे वो सैंपल सफिशिएंट होंगे, और सफिशिएंट सैंपल से हमारे जो डेटा कलेक्ट होगा, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास में फाइनेंशियल और ह्यूमन दोनों रिसोर्सेस अवेलेबल है क्या। इन सभी पैरामीटर्स पे हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म किए हैं उन्हें हम लोग वहां पे असेस करेंगे। जो अटेंड हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं या फिर पॉसिबल हो सकते हैं, उनको हम लोग फाइनलाइज करेंगे, अदरवाइज हम लोग उन्हें स्किप करके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म करने के लिए देख सकते हैं। इन सभी के बेसिस पे एक बार हमारे ऑब्जेक्टिव्स का असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट हुआ, कि लास्ट स्टेप जो होती है वो हमारी है डबल चेक की। व्हाट इज डबल चेक? बिफोर गोइंग on with the research work, researchers should go back and review all the steps in formulating the research problem, giving final consideration to whether or not there is sufficient interest in the study and adequate resources to the undertaking. Researcher can go forward to undertake the research work. नॉर्मली डबल चेक ये प्रोसेस जो है, ये अल्टीमेटली एक बार सब कंफर्म कर लो कि भाई ये हो सकता है या नहीं, यही हमारी स्टेप है। अब इस पर्टिकुलर स्टेप की क्या जरूरत पड़ती है, एक एग्जांपल देता हूँ। टीवाई में जब स्टूडेंट्स आते हैं उनको सेम 6th में प्रोजेक्ट वर्क होता है ब्लैक बुक के लिए। उस पर्टिकुलर ब्लैक बुक की जो स्टडी होती है उनको पता है सेम 5 से ही, राइट। तो उन्हें कोई ना कोई टॉपिक सिलेक्ट करना है, कभी ना कभी वहाँ पे कोई ना कोई गाइड अलॉट होने वाले हैं, और उन गाइड्स को हम लोग हमारे टॉपिक या एरियाज या सब्जेक्ट्स को बताएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, फिर वो फाइनलाइज होंगे। ये सेम 5 में ही बच्चों को पता होता है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई द ब्रॉड एरिया, डिसाइड और देन सिलेक्ट द व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेज द रिसर्च क्वेश्चन। ये 4 स्टेप्स जब हम लोग नॉर्मली आने वाले 3 या 4 महीने में सेम 5 में ही कर सकते हैं, तब भी बच्चे क्या करते हैं, उनके लिए वेट करते हैं सेम 6 का। सेम 6 जैसे ही स्टार्ट होता है वो ये सब चीजें शुरू करते हैं, और जब फाइनली ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करने की या फिर ऑब्जेक्टिव्स असेसमेंट की टाइम आता है, तब लास्ट का 1 मंथ बचा होता है हमारे फाइनल सबमिशन के लिए। या फिर बच्चे आधा अधूरा ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर नहीं अटेंड होंगे, या फिर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इन तरह के कोई भी एनालिसिस नहीं करते हैं, डायरेक्टली एक नॉर्मल टॉपिक ले लेते हैं जो पहले किसी ने लिया होगा या फिर कॉपी पेस्ट करने के लिए सुटेबल होगा, और उसके बाद उसे डिजाइन करने के लिए या फिर रेडी करने के लिए, फिर बाद में आधा अधूरा होने के बाद में समझ में आता है कि यार डेटा नहीं मिल रहा है,
रिस्पोंडेंट्स आंसर नहीं कर रहे हैं, और रिस्पोंडेंट्स आंसर नहीं कर रहे हैं तो अभी टाइम निकला जा रहा है, तो अब क्या करें। तो ऐसी चीज़ों में जब हमारे एंड टाइम पे टॉपिक चेंज करना पड़े, कॉपी पेस्ट करके तो हो जाएगा लेकिन उसे क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो ये सभी चीज़ों के लिए रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आपके पास बहुत टाइम है सेम 6 आने से पहले इस तरह के जो कोई भी आप लोगों को इंटरेस्टेड एरियाज आप लोगों के लिए रहेंगे, उनमें से रिसर्च प्रॉब्लम्स आप लोग भी सिलेक्ट करके रहो, ठीक है। तो ये सभी स्टेप्स आप लोगों को क्लियर एवरीवन? एवरीवन, yes or no? Okay, the next thing which is related to the characteristics of the research problem, इनमें आने वाले 8 अलग अलग पॉइंट्स हैं। रिसर्च एबिलिटी, देन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, ओरिजिनलिटी, रिलेवेंस, फिजिबिलिटी, नैरो डाउन द प्रॉब्लम, इंटरेक्टिव फॉर्म एंड द एथिकल कंसिडरेशन। ये सभी 8 पॉइंट हमारी रिसर्च प्रॉब्लम की डिफरेंट अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले रिसर्च एबिलिटी को देखते हैं। व्हाट इज रिसर्च एबिलिटी? ऑब्जर्वेशन or the other data collection in the real world can provide the answer. It is not how to do something, a way or a too broad proposition, a value based concern or a non researchable versus researchable questions. मतलब पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को हम लोग जब सिलेक्ट करते हैं तो उसे सिलेक्ट करते वक्त इन सभी जो ABCD ये सभी पॉइंट्स को हम लोगों को कंसीडर करना है, और ऐसे कंसीडर किया जाता है कि नॉर्मली उस पर्टिकुलर रिसर्च को कैसे उस स्टडी को कैसे कंडक्ट करेंगे, उसके लिए किस तरह के अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, किस तरह की वैल्यू हम लोग उससे जनरेट कर सकते हैं, या फिर किस तरह का बेनिफिट्स हम लोग सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, और नेक्स्ट रिसर्चेबल एंड नॉन रिसर्चेबल क्वेश्चंस हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं या नहीं। ये सभी चीजें हमारी डिफरेंट रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को फॉर्म करते वक्त वहां पे देखनी होती है। नेक्स्ट, द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। नॉर्मली रिसर्च प्रॉब्लम हैव अ varying levels of importance to the different people in terms of their benefit or in terms of their interest. So a typical research problem should be important and worth investing. रिसर्च प्रॉब्लम इस तरह से होना चाहिए कि नॉर्मली अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए अगर 10 लाख रुपीस फाइनेंशियल खर्चा आने वाला होगा, तो उस 10 लाख को खर्चा करके आप लोग को जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं या फिर सोसाइटी को जो बेनिफिट होगा वो वैल्यू फॉर होना चाहिए, वर्थ होना चाहिए। Why the child is distracted in the class, right? Theoretical aspects अगर हम लोग कहें तो किस तरह से why the child is distracted in the class, किस तरह से theoretical अलग अलग ऑलरेडी डन रिसर्च जो होंगे उनसे हम लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है कि क्यों होता है ऐसे। वाई द चाइल्ड लैक्स इंटरेस्ट इन द क्लास वाइल टीचिंग। इस तरह के अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हम लोगों को मैन टू मैन या चाइल्ड टू चाइल्ड या फिर पर्सन टू पर्सन स्टडी करके इंडिविजुअल को क्वेश्चन एक्चुअल प्रैक्टिकल अपीरियंस देखकर वहां पे हम लोगों को रिसर्च को कंप्लीटली कंडक्ट करना होता है। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों भी सिग्निफिकेंस होने चाहिए। इसीलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में आने वाला जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है लिटरेचर रिव्यू। ऑलरेडी डन पास्ट प्रीवियस रिसर्चेस जो होते हैं या फिर जो स्टडीज होती है उनके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट जो टर्म्स, कंडीशन, डेफिनेशंस एटसेट्रा जो डेटा कलेक्ट करेंगे सेकेंडरी बेसिस पे वो हमारे थ्योरेटिकल डेटा होगा। और प्रैक्टिकल डेटा मतलब क्या होगा, जो हम लोग एक्चुअल में प्राइमरी डेटा से कलेक्ट करेंगे, एक्चुअल में प्रैक्टिकल वहां पे ओरिएंटेशन से हम लोग सीखेंगे। तो वो हमारे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम में होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिजिनलिटी। ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है। देयर इज नो यूज ऑफ वेस्टिंग वंस टाइम एंड एनर्जी ऑन अ प्रॉब्लम ऑलरेडी स्टडीड थोरोली बाय द अदर्स। मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप लोगों ने प्राइमरी मार्केट ये पर्टिकुलर टॉपिक टू स्टडी द प्राइमरी मार्केट इस तरह का अगर टॉपिक आप लोगों ने रिसर्च के लिए चूज किया,
तो प्राइमरी मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट वेरियस ऑथर्स की, वेरियस रिसर्चर की, वेरियस स्टूडेंट्स की अलग अलग स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस तरह की डिफरेंट रिसर्च के लिए वैल्यू मार्केट में अवेलेबल होगी क्या, अगर आप वो पर्टिकुलर नॉर्मल जनरली अवेलेबल टॉपिक अगर चूज करते तो, राइट? नहीं। तो रिसर्चर में कम अप विद द डिफरेंट व्यूज ऑन द डेफिनेशन ऑफ अ टर्म्स यूज इन द प्रीवियस वर्क। जो पहले काम हो चुका है उसमें से अगर कुछ दूसरा आप लोग सजेस्ट कर सकते हो या फिर दूसरा कुछ आप लोग लेकर आ सकते हो, देन इट विल बी द वैल्यू फॉर मनी और वर्क फॉर योर वर्क, राइट? ओरिजिनलिटी होने का बेनिफिट ये होता है कि हम लोग उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए क्लेम भी कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, द रिलेवेंस। जो कोई भी प्रॉब्लम स्टडी हमारी या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा वो हमारी रिलेवेंस होना चाहिए, जो हमारे टॉपिक के लिए होगा, राइट? जो सिचुएशन होगी, अगर स्टॉक मार्केट यहाँ पर अच्छी खासे लेवल पे पहुंच चुका है, आज के लिए निफ्टी लगभग 16,000 पे ट्रेड कर रही है, तो 16,000 पे ट्रेड करने वाली निफ्टी के बढ़ने के पीछे क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, इसे इमीडिएटली आज ही एनालाइज करके रिसर्च करके पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना, इट इज रिलेटेड टू द सिचुएशन। बट अगर हम लोग कहेंगे कि यार 10,000 का निफ्टी आज 15,000 क्रॉस हो चुका है, तो 10,000 का 12,000 कब हुआ था और कैसे हुआ था, उसके लिए अगर हम लोग स्टडी करेंगे और उसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये तो ऑलरेडी पास्ट है, जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। आज क्या चल रहा है, आज ऑलरेडी निफ्टी लगभग 980 15,980 पे ट्रेड कर रही है, जो अभी डे हाई और लगभग लाइफ टाइम हाई के करीब है। तो इसे कंसिडर करते वक्त, इसे सोचते वक्त रिलेवेंस ऑफ द स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, राइट? नेक्स्ट थिंग, फिजिबिलिटी। अब फिजिबिलिटी मतलब क्या? ऑब्वियसली जो कोई भी हम लोग चूज करने वाले हैं, जो कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, उसके लिए जो रिसोर्सेस, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस होते हैं, उनको भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। जैसे कि हमारी कॉस्ट हो, जो फाइनेंस हो, मैन पावर हो, देन हमारी कॉम्पिटेंसी हो, इंटरेस्ट हो, या फिर एनी अदर थिंग्स, जहाँ पे सभी इस तरह के कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट, नैरो डाउन द प्रॉब्लम। जैसे कि हम लोगों ने सीखा ऊपर स्टेप्स में कि हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होता है उसे फॉर्म करने के लिए हमारी स्टडी को जो स्कोप होता है उसे नैरो करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्ट स्टडी कंडक्ट करनी होती है, इसलिए, राइट? It should be specific research problem, a research problem that is too general increases the scope of the project, the relevant literature review that has to be covered, and the time as well as the cost of the project. Identify a specific problem area from a general problem that is well defined, clear and practically manageable. इन सभी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइनल करते हैं। देन इंटरोगेटिव फॉर्म, नॉर्मली कुछ 5 WH टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, इन तरह के अलग अलग क्वेश्चन से हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम, हम लोग एज अ रिसर्चर खुद को, एज अ रिसर्चर बाकी सबको, एज अ पायलट स्टडी करके हम लोग वहाँ पे इस तरह के रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्म करते हैं, जो व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, इन सभी से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट का फैमिली इन्वायरमेंट या स्टूडेंट परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली इन्वायरमेंट एंड द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अगर इस तरह का अगर हम लोगों को स्टडी करना होगा तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर, दैट इज द क्वेश्चन। और इसी तरह के इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। देन ethical consideration, normally it is prudent practice to remain within the confines of acceptable ways of doing things. It is mostly inappropriate to enter into the private lives of the individuals. The respondents may not cooperate and refuse to take the part of the simply to give the right information in research projects that involve the sensitive questions. It is important as much as possible to frame the research problem very carefully. For example, जब हम लोगों ने स्मॉल शॉप ओनर्स के लिए लिया था, तो उनके बेसिस पे अगर हम लोग किसी शॉप ओनर को पूछेंगे कि सुबह 7 बजे से दोपहर के 4 बजे तक आप लोगों को
ट्रेड करने के लिए वहां पे रूल्स में परमिशन थी। क्या आपने कभी 4 बजे के बाद ट्रेड किया था? क्या आपने 4 बजे के बाद भी कस्टमर्स को वहां पे अटेंड किया था? अगर इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग अगर वहां पे पूछेंगे स्मॉल शॉप ओनर्स को, तो क्या वो सही आंसर देंगे? क्या? ऑब्वियसली नहीं। अगर वो उस तरह के आंसर्स देते हैं यस कि हम लोगों ने इस तरह के ट्रेड्स किए थे, और हम जाके वो डेटा जब फाइनलाइज होगा उसे पब्लिश करेंगे, कोई जाके गवर्नमेंट अथॉरिटीज उसे देखेंगे और जाके उस पर्टिकुलर स्मॉल शॉप ओनर्स के लिए वहां पे कहीं ना कहीं बैरियर्स हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को वहां पे आंसर नहीं दिया जाता, या फिर वहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो नॉर्मली इथिकली कंसिडरेशन, इथिकल वैल्यूज जो होती है रिसर्च की या रिसर्चर की, वो वहां पे कंसिडर करके वो वहां पे स्टेबल रख के हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्म करते हैं। तो ये सभी 8 हमारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर है। तो रिसर्च प्रॉब्लम, ये जो एंटायर डिफरेंट टॉपिक या डिफरेंट टर्म थी, उनमें आने वाले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्टेप्स